Evening and good evening to the online people also. People who are attending online, welcome. आज पहला क्लास है और इंग्लिश के पहले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट बात हमें जानना जरूरी है. आई विल नॉट टॉक अबाउट द एग्जाम्स. मैं पहले परीक्षा की बात नहीं करूंगा. उसका कारण ये है कि आप इंग्लिश क्या है, दिस इज अ लैंग्वेज, भाषा है. हिंदी की तरह और भी कई सारे भाषाएं हैं. तो लैंग्वेज के क्लासरूम में अगर आप बैठे हो पहले दिन, और अगर मैं मान के चलूं कि हमारा लेवल क्या है, ये मैं मान के चल रहा हूं, बुरा मानने वाली तो बात है नहीं ना इसमें. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारी लेवल 0 है. और मैं ये भी जानता हूं आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो. अब अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा में क्वेश्चंस तो बनने चाहिए कोचिंग करने के बाद. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन इंडिया, हमारे देश में, आप पब्लिक सेक्टर में नौकरी करो, आईएएस अधिकारी बनो, या प्राइवेट सेक्टर में किसी बिस्कुट के फैक्ट्री में काम करो, आज के इंडिया में आपको अंग्रेजी लिखने आना चाहिए और छोटे वाक्य की बड़े बड़े वाक्य. सवाल ये उठता है कि हमें बड़े बड़े वाक्य इंग्लिश में लिखने आना चाहिए. कलम से लिखते हैं, मुंह से बोलते हैं, प्रक्रिया तो सेम होगा ना. द पॉइंट इज, लैंग्वेज भाषा है, भाषा लिखी जाती है. नंबर 1, भाषा, किसी भी भाषा के कोचिंग में अगर आप आ रहे हो तो दुनिया का कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, वो पढ़ के अंडरस्टैंड करने आना चाहिए ना, समझने आना चाहिए. नहीं तो किस लिए आए हैं कोचिंग में? नाउन और प्रोनाउन के नियम लिखे जा रहे हैं, नाउन के नियम लिख रहे हैं, और पूरा कोचिंग खत्म हो गया. फिर आपसे कोई कहता है कि मुझे कल गांव जाना पड़ सकता था, कोई इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? नहीं आता. तो फायदा क्या हुआ वो नाउन और प्रोनाउन और वर्ब के नियमों को लिखने का? तो पढ़ाई अभी तुरंत शुरू करेंगे हम लोग. लेकिन आप अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो कतई ये दिमाग से आप निकाल दें कि सिर्फ एग्जाम के भरोसे अंग्रेजी को पढ़ना है. 3 महीने के कोचिंग के बाद आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अब मुझे, ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए कि मुझे इस पूरे जीवन में दोबारा इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और अगर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो किस लिए वो ये आवाज कैसे आएगी? यानी उस समय तक आपको कोई भी हिंदी के बड़े वाक्य को अंग्रेजी में लिखने आना चाहिए, तभी तो ये आवाज आएगी. हिंदू अखबार हो या कोई 670 पन्ने का उपन्यास हो इंग्लिश में, यू शुड नो हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड. उसको पढ़ के समझना चाहिए. तो ये कैसे होगा? और प्लस परीक्षा तो है ही. वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें, बैंक पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, या डिस्क्रिप्टिव पेपर यूपीएससी का 300 नंबर कंपलसरी पेपर मुख्य परीक्षा, जिसमें अगर 75 नंबर नहीं आया, 25%, तो आपके वैकल्पिक विषय की पेपर जांच तक नहीं होगी. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियम है आपके आयोग का. या सीएपीएफ एग्जाम, यू टॉक अबाउट द सीएपीएफ एग्जाम, या लेट अस टॉक अबाउट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियरी एग्जाम. ये सारे जो एग्जाम है, यहां पर आपको अंग्रेजी लिखना पड़ेगा आंसर शीट पर. और ये जो एग्जाम्स है, इसमें आपको अंग्रेजी लिखना नहीं है. 4 विकल्पों में से एक विकल्प को 0 करना है वो एमआर शीट पर. यहां भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यहां भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. कल के डेट में इंग्लिश कोचिंग करने के बाद यूपीएससी का एसे हो या यूपीएससी का प्रेसी राइटिंग हो या पैसेज बेस्ड सवाले हो, सीएपीएफ का रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चन हो, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो, या एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क वगैरह वगैरह एग्जाम का पैरा जंबल वाला क्वेश्चन हो, या वोकैबुलरी हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
इडियम्स, फ्रेजेस। इसलिए मैंने कहा परीक्षा मत देखिए, आप इंग्लिश पढ़ने आए हैं, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है कि इस कोचिंग के बाद आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका PYQ, पुराने वर्ष का अगर पेपर आपके हाथ में है तो उसके क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। ये है ना हमारा लक्ष्य। तो इट्स मच मोर देन दैट। लंबा गेम खेलिए, सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में नहीं आ रहे। कल के डेट में नौकरी करिएगा, वहां भी अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो वो बड़ा पिक्चर। पढ़ाई अभी तुरंत हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण बनाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्यों यहां पर बैठे हैं। इस भाषा को लेकर जीवन भर हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हुए, इसी वजह से एक और मैं कहता हूं, जैसे किसी जगह पर कोई पोस्टर में लिखा मिलता है UPSC स्पेशल या SSC स्पेशल, बैंक PO स्पेशल। ये स्पेशल का मतलब क्या है? 27 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मुझे स्पेशल की बात समझ में नहीं आई। अंग्रेजी भाषा है, भाषा की अगर कोचिंग है तो वहां पर कोई भी एग्जाम का पेपर हमसे बनना चाहिए ना कोचिंग करने के बाद। भले आप दिमाग में लेके आए हैं UPSC या SSC या बैंक PO, बात की बात। आप अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य है 3 महीने में अंग्रेजी लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, और अंग्रेजी को क्या करने आना चाहिए? समझने आना चाहिए। ये दोनों अगर हो गया ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, ये सारी चीजें विभिन्न प्रश्नों के नाम है। ऐसे एक प्रश्न का नाम है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी। These are the names of question। प्रेसी राइटिंग क्या है, पैसेज क्या है, रिपोर्ट क्या है, आर्गुमेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस का नाम है। ये सब में जरूरत पड़ेगी लिखने की, और ये सारे क्वेश्चंस, वनडे एग्जाम के ये सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको भाषा की क्या होनी चाहिए समझ। तो इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए प्लान, हमारा प्लान क्या रहेगा। अगर प्लान की बात करें, आज पहला क्लास है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। आप इसकी जरा मुआयना करिए। ये हमारा प्लान है। देखिए यहां पर एक सर्कल बनाया हुआ है और 2 विषयों का नाम हाईलाइट रेड कलर में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये बैच हम लोग आज शुरू कहां से कर रहे हैं? ये वाले टॉपिक से हम लोग इस बैच को आज शुरू करेंगे, और एरो ऐसे मूव करते जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ऐसे जाएगा। देखिए यहां पर क्या है? ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने की तकनीक, इसी बोर्ड पर हम लोग करेंगे। ट्रांसलेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंशन, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चंस के नाम है। अब ये टोटल में हमारा लगभग कितने क्लासेस होंगे? लगभग की बात कर रहा हूं, 2-3 क्लास ऊपर नीचे, 60 क्लास है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा 50 क्लास द हिंदू। किसके लिए? वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हम लोगों ने बात करी, समझ, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। शब्दों का ज्ञान होना चाहिए ना। अभी हिंदी में कभी भी हम लोगों ने 5000 शब्दों का रट्टा नहीं लगाया जीवन, लेकिन फिर भी हिंदी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, उपन्यास पढ़ने में तनिक भी तकलीफ नहीं होती। तो वहां पे क्या कर रहे थे जो इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्स्ट्रा 50 क्लास में द हिंदू के एडिटोरियल से, संपादकीय से, जिसमें से हम लोग किस तरीके से किसी भी अंग्रेजी का समाचार पत्र, पत्रिका को पढ़ के समझना कैसे है, और वोकैबुलरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह डाल देना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, सभी कोई जानते हैं। बच्चा बच्चा कहेगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज मोर इंपॉर्टेंट, और रट्टा मारना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप रट्टा मारोगे 5 दिन बाद भूल जाओगे। तो किस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बसाना है, ये मैं 50 बार आपको करके दिखाऊंगा, और आप मेरा अनुसरण करेंगे। इन 50 क्लासेस में मैं जो यहां पे कर रहा हूं उसको आप 50 क्लास करने के बाद घर पे अपने तौर पर उसको करना चालू करेंगे। ये दोनों एकदम अलग है। ये है आपका अंग्रेजी लिखना,
परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे आएंगे किसी भी परीक्षा में, उसके लिए ये 60 क्लासेस है। और ये किसके लिए है? क्योंकि भाषा की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो किसी भी भाषा की अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसे करना है वोकैबुलरी के सहारे, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास हमारा रहेगा। हो सके तो आप फोटो खींच लो इसका, तो यू विल नो व्हाट्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट क्लास, इजंट इट? सो बिफोर वी प्रोसीड, इवन द ऑनलाइन पीपल जो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो भी तुरंत स्क्रीन का फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन का फोटो, स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा, स्क्रीन का फोटो आप जरूर ले सकते हो किसी दूसरे मोबाइल से, या पॉज कर दो आप वीडियो, कहीं से दूसरे का कोई मोबाइल ले आओ और वहां पे फोटो खींच लो। प्लान रहेगा, आपको मालूम रहेगा अगले क्लास में कौन सा टॉपिक होने वाला है ना। तो ये हमारा क्लास प्लान रहेगा अगले 3 महीनों का। सो दिस द प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 months. नाउ कमिंग बैक टू द पढ़ाई, लेट्स कम बैक टू द पढ़ाई। नाउ आज बैच का पहला क्लास है और प्रत्येक पहले क्लास में मैं पहला 10-15 मिनट ये सारी चीजें आपको बताता हूं कि आपकी लक्ष्य क्या है, आपको पता रहे कि आप किस लिए ये 3 महीना आप मेरे साथ बिताने जा रहे हो। ये कहते हुए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे मेरे ख्याल से, तो उसको आप खोल लें और ऊपर में पहला टॉपिक का नामकरण करते हैं। विल स्टार्ट दिस बैच विथ एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंटैक्स, और यहीं से हम लोग बैच को क्यों शुरू कर रहे हैं वो आपको पता चलेगी। अभी बात करते हैं। तो इसका आप हेडिंग दे दीजिए कॉपी में, और हेडिंग देकर सिंटैक्स के नीचे आप इसको भी लिख लें। ना एक बहुत खास वजह होती है कि मैं हमेशा अपने नए बैच को इसी टॉपिक से शुरू करता हूं। उस खास वजह में हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, अंडरस्टैंडिंग, भाषा की समझ जो हमारी लक्ष्य है, और बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में लिखना आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग जो ये अंग्रेजी का पढ़ाई करेंगे बिल्कुल अलग है। मार्केट के जो लोकल पुस्तकें हैं, वो लोकल पुस्तक में ये चीजें आपको दिखेंगी नहीं। आप इन स्कूल्स, इन विद्यालयों से वाकिफ होंगे मेरे ख्याल से, द कॉन्वेंट स्कूल्स। द कॉन्वेंट स्कूल्स में स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक एक 7 साल, 8 साल, 6 साल का बच्चा जो स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन ले रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, वो 10 साल में उसको वहां पर अंग्रेजी जिस तरीके से पढ़ाई जाती है, जो तरीका है, तरीका यानी तरीका को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, जिस द प्रोसीजर विथ विच दीज पीपल, दीज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इंग्लिश इन दीज काइंड ऑफ स्कूल्स, हूबहू वही प्रक्रिया मैं अभी तुरंत शुरू करने वाला हूं इस टॉपिक से। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इस प्रक्रिया को सीखने के लिए 10 साल नहीं है, हमारे पास इसको करने के लिए कितने महीने हैं? 3। इसलिए प्रेशर होगा। मेरा उम्र 53-54 साल हो गया, अब तो 54 हो गया, तो मैं अपने अनुभव से आपको यह कह सकता हूं कि जीवन में कोई भी काम प्रेशर नहीं लीजिएगा, नहीं हो। और इतना क्रूशियल है ये इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके, मैं तो इससे आगे जाके कहता हूं आपके जीवन व्यापन के लिए। भारत जैसे देश में गोइंग फॉरवर्ड, अभी जब हम लोग भविष्य की तरफ जाएंगे, तो इंडिया इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है। तो आप जब बैटलफील्ड पर आओगे, युद्ध क्षेत्र में आओगे, मतलब नौकरी करोगे, तो वहां पर भी इंग्लिश इज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन का साधन है। इसको जानना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो घिसा पिटा तरीका नहीं चलेगा। नाउन इज द नेम ऑफ अ, क्या कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये सब घिसा पिटा, ये घिसे पिटे चीजें कॉन्वेंट स्कूल्स में नहीं बताई जाती। तो इसलिए कह रहा हूं 10 साल वाला कार्य 3 महीना में करना है। प्रेशर होगा, दबाव होगा, लेकिन उस दबाव को आप अगर ले लेते हो, 3 महीने बाद आपके अंदर से आवाज आएगी। मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि अब आगे मुझे जीवन में इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द थिंग। 3 महीना में 10 साल वाला कार्य को शुरू करने के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया ना। मैं जो बोलता हूं आप लिखो, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट आप लिखो नीचे।
किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सिंगुलर या एक वचन हो, आप कुछ भी लिखें, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, तब तब उस वाक्य का वर्ब, तब उस वाक्य का वर्ब सिंगुलर होगा और वाक्य का सब्जेक्ट यदि, और वाक्य का सब्जेक्ट यदि प्लूरल, बहुवचन, प्लूरल हो, तब वाक्य का वर्ब भी प्लूरल होगा, तब वाक्य का वर्ब भी प्लूरल होगा। एक बार पढ़ते, हमने क्या लिखा है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उस वाक्य का वर्ब एक वचन होगा, सिंगुलर हो, और वाक्य का सब्जेक्ट यदि बहुवचन हो, प्लूरल हो, then the verb is also plural. This we have written, isn't it? ये हम लोगों ने लिखा है। कुछ मत लिखना, अब मैं ही तब देखो। मैंने एक वाक्य लिखा है और जानबूझ के इसमें मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जानबूझकर, जिसका अर्थ हो सकता है हमें नहीं मालूम, हो सकता है मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है, कुछ मत लिखिएगा फिलहाल, सवाल है अगर मैं ये वाला वाक्य लिखता, राम आर ईटिंग, तब तो हमने जो अभी अभी लिखा है उसके अनुसार बोल सकते थे गलती कहां पे है। यस और नो? सब्जेक्ट कौन है वाक्य का? ये वाला अंग्रेजी का शब्द मेरे ख्याल से वाक्य का सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो नियम के अनुसार वाक्य का सब्जेक्ट इफ इट इज सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। तो इसमें एरर कहां पर है, गलती कहां पर है? AR में गलती है, स्टैंडर्ड 2 का बच्चा भी मेरे ख्याल से बता दे। तो आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। सही बात। ये टॉपिक से, ये जो टॉपिक है सिंटैक्स, इसका जो आपने कॉन्सेप्ट अभी लिखा है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहां पर इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर है वो इतना आसान तो नहीं रहा। बात तो सही है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट इज होना चाहिए। अब भारत का सबसे, इंग्लिश का सबसे कठिन एग्जाम भारत का कौन सा है? नाम तो सुना होगा कम से कम। अरे नाम तो सुना कम से कम। कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू द IIMs, IIM बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद वगैरह वगैरह। ये अंग्रेजी का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है इस देश में। And believe me, one of the most difficult in the world also. If you take a scholastic aptitude test and GMAT tests or GRE, whatever. यहां पर भी, इस एग्जाम में भी, और बैंक का क्लर्क वाला जो एग्जाम है वहां भी इसी कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी भी लिखा है कॉपी में, यहां भी एग्जाम में, इस एग्जाम में भी आएगा यहां से क्वेश्चन,
इस एग्जाम में इन क्वेश्चन का जो लेवल है, उसका जो स्तर है, कम से कम इतना आसान तो नहीं। कठिनाई का स्तर, कठिनाई की जो स्तर होती है परीक्षाओं की, द डिफिकल्टी लेवल इज द सेम फॉर एवरीबॉडी। कठिनाई का स्तर किसी भी परीक्षा में सबके लिए सेम होता है कि नहीं होता? तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, आएगा इस तरीके का। अब सवाल यह उठता है कि राम आर ईटिंग में तो आपने बोल दिया राम शब्द सब्जेक्ट है, लेकिन अगर किसी वाक्य में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और वाक्य का साइज बड़ा है, आप किसी भी अखबार में जाओगे, द हिंदू, हिंदू की अगर बात करें, आपने कम से कम हिंदू देखा तो होगा। हिंदू में जो वाक्य होते हैं उसके साइज छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? शुरू हो जाता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। चैलेंज क्या है उसको समझना है हम, इसलिए मैंने कहा एक्स्ट्रा 50 क्लास हिंदू को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से समझना है। और उसी हिंदू के बड़े वाक्य में आपने जो ये कॉन्सेप्ट अभी अभी लिखा है कॉपी में, ऐसे वाक्य में उस कॉन्सेप्ट को अगर लागू करेंगे तो सबसे पहली चुनौती क्या है? इस कॉन्सेप्ट को लागू करने की पहली चुनौती क्या है? कि दुनिया के किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में, छोटा हो या बड़ा हो, अर्थ समझ में आए चाहे नहीं आए, उस वाक्य में इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए सबसे पहले बड़ा बड़ा बात नहीं करके वाक्य के पहले सब्जेक्ट को खोजना पड़ेगा। यस और नो? 100%, दिस इज द लॉजिक। व्हाट हैव वी रिटन? क्या लिखा है हम लोगों ने? हमने लिखा है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी बहुवचन है। तो उसके लिए किसी भी वाक्य में अर्थ समझ में आए चाहे नहीं आए, पहले तो सब्जेक्ट को खोजना पड़ेगा। उसके बाद क्या खोजना पड़ेगा? उसके बाद उस वाक्य में उसके बाद हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या, उसके बाद हमें यह पता लगाना पड़ेगा वर्ब को किस तरीके से सिंगुलर बनाना है और वर्ब को किस तरीके से, ये भाषा जो लिखा है हमने, ये इसी की तरफ संकेत कर रहा है कि नहीं कर? अब बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो स्कूल का बच्चा भी बता देगा राम आर ईटिंग में राम सब्जेक्ट है। इसमें कौन सब्जेक्ट है? अगर मैं आपको बोलूं इसमें सब्जेक्ट एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट एक समूह है, यहां से लेकर यहां तक ये जो समूह है ना, ये पूरा समूह शब्दों का, ये वर्ड से लेकर डोमेन तक, ये पूरा इस वाक्य का सब्जेक्ट। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये समूह सब्जेक्ट है, उसके बाद एक और चैलेंज है, चलो ये तो सब्जेक्ट है ही, अब उसके बाद क्या पता लगाना है इस वाक्य का? अरे बाबा, सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक वर्ब अंग्रेजी भाषा में अनगिनत नहीं, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है जब हम लोग सहायक वर्ब का अध्ययन करेंगे। लेकिन मुख्य वर्ब, कोई सहायक वर्ब दिख रहा है क्या वाक्य में? है ही नहीं। एम, इज, आर, हैज, हैव, डू, डज, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह वगैरह नहीं है वाक्य में। सहायक वर्ब अगर रहता तब तो बता देते कि यही वर्ब है वाक्य का। लेकिन वाक्य में अगर सहायक वर्ब नहीं है तो उस वाक्य में मुख्य वर्ब होगा, मुख्य वर्ब। अब मुख्य वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाना है? और इसलिए कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का जब तक हमें दुनिया के किसी भी वाक्य में क्या खोजने नहीं आए। सो चौराहा को मोड़ रहे हैं, नेसेसिटी इज देयर, आवश्यकता दिख गई हमें। और अब इस सिंटेक्स चैप्टर में वापस आने के लिए तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने नहीं आता। इसलिए उसके नीचे जहां पे आपने ये कॉन्सेप्ट को लिखा है, उसके नीचे एक हेडिंग लगाई है,
सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य का ढांचा। एक और हेडिंग लगाते हैं उस कॉन्सेप्ट के नीचे, ये वाला हेडिंग लगाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य का ढांचा। और यहां जो आप अभी पढ़ना चालू करेंगे, अभी जो आप पढ़ेंगे ना, ये जो पहला क्लास है मेरे बैच का, पहला 2 क्लास आज और कल, ये 3 महीना बाद जब वो बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में लिखेंगे, वो शुरू होगा अभी पढ़ाई। सिंटैक्स चैप्टर के नीचे सिंटैक्स चैप्टर हमें जरूरत दे दिया, वो जरूरत ही पूरे इंग्लिश का बेस, वो आपको पता चलेगी। प्रत्येक टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी जो अभी आप लिखोगे, और ये लिखने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, हिंदू अखबार को पढ़ के समझने के लिए भी ये जरूरत पड़ेगी। हेडिंग है वाक्य का ढांचा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखिए, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अधिक से अधिक, मैक्सिमम, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं। किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं, और कुछ समझने की जरूरत नहीं। उन 5 चीजों को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप पहले लिख डालो, फिर बात करते हैं। आपने लिख लिया? अब मैं आपको एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं। देखिए, सूचना की कमी सबसे बुरी चीज होती है, सूचना की कमी। आपको एक सूचना देता हूं, भाषाएं इस पूरे धरती पर कितने होंगी? अनगिनत है, अनगिनत भाषाएं। हमारे इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे हर राज्य का कम से कम अपना एक भाषा है, एक नहीं, कहीं कहीं तो एक से अधिक भी है। मैं आपको मैंने अभी लिखवाया है, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में, आप गौर करिए कौन से शब्द का आपने प्रयोग किया। किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं। वो 5 चीज का नामकरण मैंने कर दिया। अब इसमें जाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया में किसी भी भाषा, इटालियन भाषा हो, स्पेनिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, तेलुगु हो, दुनिया का कोई भी भाषा, किसी भी भाषा के वाक्य में भी अधिक से अधिक यही 5 चीजें होती हैं। यह बताया जाता है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को। और हम लोग झूठ मूठ का अंग्रेजी की पढ़ाई करते रहते हैं। ये हिंदी मीडियम जो स्कूल्स हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, एक तो अंग्रेजी स्टैंडर्ड 1 से शुरू नहीं होती है ज्यादातर स्कूलों में, शुरू होती भी है तो स्टैंडर्ड 4, 5, 6 से शुरू होती है। और छोटे छोटे वाक्य, राम आम खाता है वगैरह वगैरह, उससे कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन नौकरी की परीक्षाओं में अंग्रेजी मीडियम वालों से टक्कर लेने के लिए वो पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेशर। कोई भी नया चीज जीवन में आएगा ना, प्रेशर होगा। ये समझ लोगे ना, आपकी अंग्रेजी जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगी। आज और कल वाला जो ये वाला सेशन और इसके अगले वाले सेशन में ये करने के बाद वापस हम लोग सिंटैक्स चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। नाउ सर आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हमने लिखा है किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में अधिक 5 चीजें होती है कि अधिक से अधिक 5 चीजें होती है? हमने लिखा है अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। इस भाषा का मतलब क्या है कि किसी भी वाक्य में ये 5 होगा जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर होगा अधिक से अधिक तो कितने होंगे? ये 5 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तब आप देखो, आप कुछ ना लिखो, मैं जानबूझकर हिंदी में लिख रहा हूं। एक शब्द है, खाओ। आओ, भाग। ये वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिसमें जिसमें से संपूर्ण अर्थ निकले। अरे हाँ या ना? संपूर्ण अर्थ आना चाहिए, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एक शब्द वाला भी वाक्य है, क्यों नहीं होगा? जाओ, खाओ, रुको, बोलते कि नहीं बोलते इस तरीके से? तो एक शब्द का वाक्य, इसलिए मैंने फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा दिया। इसको इंग्लिश में लेके आते हैं। सो यू से टू समबडी, ईट, या लेट अस से भाग। राइट? वाक्य है, इसमें सिर्फ क्या है? बाकी 4 नहीं है, नहीं। अब आई ईट, मैं खाता हूं, तो अब इसमें क्या आ गया? अब इस वाक्य में क्या क्या नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, और अब आई ईट ए, लेट अस से इसको, इस वाक्य को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। आई ईट ए बिस्किट। अब इसमें क्या क्या आ गया? और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये दोनों चीज इसमें अब नहीं दिख रही। तो इस भाषा का मतलब क्या है? अधिक से अधिक होगा तो कितने चीजें होंगी? यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी भाषा के वाक्य में अधिक से अधिक यही 5 चीजें होंगी। तो बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, समझ लो किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज पहला क्लास के पहले आधे घंटे आपको मैंने ये चीज कहा, दिमाग लगाइए किस ओर लेके जाने की कोशिश करो। कल के डेट में हिंदी के बड़े बड़े वाक्य को उठाएंगे, उनमें ये 5 चीज को खोज कर निकालेंगे, और उसको गठन करने का तरीका, गठन करने का प्रोसीजर, गठन करने की प्रक्रिया, दिमाग सबके पास है, प्रक्रिया में दम होना चाहिए। हिंदी के बड़े वाक्यों में इन्हीं 5 चीजों को हिंदी के वाक्य में से खींच के निकाल कर उसको गठन करने का तरीका बताएंगे। उसी प्रक्रिया को, उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? राम आम खाता है को तो कोई भी लिख देगा, राम ईट्स अ मैंगो। मैं कल घर जा रहा हूं, कोई भी लिख देगा, आई एम गोइंग टुमारो। बट व्हाट अबाउट बड़े बड़े वाक्य? या छोटा ही वाक्य ले लो, कल मुझे गांव जाना पड़ सकता था, सरकार को इस विधेयक पर चर्चा करना पड़ सकता था लोकसभा में। अगर ये वाक्य लिखने नहीं आता है तो अंग्रेजी में किसी भी टॉपिक का नियम लिखने से काम नहीं चलेगा। चारों तरफ से अटैक, मल्टी प्रॉन्ज्ड अटैक। लिखने वाला तरीका, समझने वाला तरीका, बोलने वाला तरीका, परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, चारों दृष्टिकोण से हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर में। किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होंगी। ये जो आपने लिखा है इसके नीचे एक नोट लगाइए, एक सूचना जारी करिए, एक नोट लगाइए इसके नीचे। और नोट में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी वाक्य में, उस सूचना में लिख रहे हैं कि किसी भी वाक्य में उपरोक्त 5 में से, किसी भी वाक्य में उपरोक्त 5 में से वर्ब का होना आवश्यक है। हो सकता है नहीं, वर्ब का होना आवश्यक है। अब आइए जरा ऊपर में कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक कितने चीजें? 5 है।
लेकिन 5 में से 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 में से किसका होना आवश्यक है? किसी भी वाक्य में वर्ब तो होगा, बाकी 4 हो भी सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके इनको खोजना चालू करते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे अभी, आपका जो क्लास नोट्स है, उस क्लास नोट्स का पहला पन्ना पर आइए, जिसके ऊपर में लिखा हुआ है ऑल द कंजंक्शंस। ऑनलाइन गाइस, डिड यू गेट इट? इफ यू डोंट हैव इट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड फेच इट। उसको लेके आइए, पॉज करिए, उसको लेके आइए, फिर बैठिए आज। और जो ऑफलाइन मेरे साथ यहां पे क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं, उनके पास एक फोटोकॉपी आया होगा ना, येलो पेज वाली, उसके दोनों साइड प्रिंटेड है। एक साइड है ऑल द कंजंक्शंस, एक साइड है ऑल द कंजंक्शंस, और उसके पीछे वाले साइड में आइए, ऊपर में ऑल द प्रेपोजिशंस है, पीछे वाले साइड में ऑल द प्रेपोजिशंस दिख रहा है हमें। ऑल द प्रेपोजिशंस के नीचे वाला हेडिंग क्या है? ऑल द, मेरे ख्याल से हेल्पिंग वर्ब्स होगा। ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स के नीचे वाला हेडिंग क्या है? ऑल द प्रोनाउंस होगा। और उसके एकदम नीचे एक हिंदू का एडिटोरियल होगा मेरे ख्याल से। हाँ, उसके नीचे, बिल्कुल नीचे एक हिंदू, द हिंदू का संपादकीय एडिटोरियल है। ये जो पेज है ना, ऑनलाइन वाले आप सुन लो, ये जो पेज है, ये पेज आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये संपदा है, कुछ संपदाएं हैं जिससे हम लोग वो 5 चीजों को खोजेंगे किसी भी वाक्य में, और जो प्रक्रिया भी बताऊंगा उसको सीधे द हिंदू में मैं आपको अप्लाई करके सिखाने वाला हूं। तो मेरा तरीका अगर आपको समझ में आ जाए, तो आज इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद, आप खुद से हिंदू अखबार उठाना और वहां पर इनको ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है? वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें हैं। कौन कौन? एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब एक एक करके आपको खोजना सिखाते हैं। जो तरीका से हम खोजेंगे उसको सीधे हिंदू में अप्लाई करेंगे, आपको पता भी चल जाएगी कैसे खोजना है। उसके बाद आप अपने स्तर पर खोजकर अगले सेशन में क्लास में बैठे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका हेडिंग लगाइए, एडजेक्टिव फ्रेज का हेडिंग लगाइए कॉपी में। एडजेक्टिव फ्रेज एपी। आपको सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज खोजना सिखाते हैं। तीन महीने के अंदर यदि किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी मीडियम वालों से टक्कर लेनी है ना, और आज पहला दिन अगर आप कहते हो कि मुझे अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, मेरा लेवल 0 है, लेवल 0 है, और 3 महीना में उसको हराना है। किसको? कॉन्वेंट स्कूल वालों को। तो आपका पढ़ाई का स्तर, आपका 0 लेवल कहां से चालू होता है? यहां से चालू होता है। अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें, यह है आपका बेसिक लेवल। ये बेसिक एबीसीडी से चालू नहीं कर सकते। आपके पास 10 साल है क्या मेरे साथ गुजारने की? आप पीटोगे मेरे को। ये कोचिंग में आए हैं कि स्कूल में आए हैं? कौन करता है 10 साल? 10 साल की पढ़ाई को 3 महीना में करना है, वो इंग्लिश मीडियम वाला। आज इतनी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, द कंपटीशन has gone on to such an extent that even after doing engineering, people are applying for this bank, PO, SSC kind of stuff. You know this. No need for me telling you this. You know this. इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, इंजीनियरिंग करके भी बैंक पीओ का फॉर्म डाल रहा है। तो उसके साथ अंग्रेजी में कंपीट करने के लिए आपका बेसिक लेवल यहां से चालू होता है। तो इसको खोजना आप सीखें। हम लोगों ने एपी, एडजेक्टिव फ्रेज का हेडिंग लगाया है। आपको मैं एडजेक्टिव फ्रेज खोजना सिखाता हूं आज। इसको सीखने के लिए कुछ मत लिखिएगा, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें। किसी भी वाक्य में इसको खोजने के लिए हमें कुछ संपदाओं की जरूरत है। संपदाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिसोर्सेस। हमें कुछ संपदाएं चाहिए। वो संपदाएं कौन है? कुछ मत लिखिएगा, ध्यान से समझिए, समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, एक कॉमन सा शब्द है स्पीच।
स्पीच का मतलब क्या है? कॉमन शब्द है इसलिए मतलब पूछ रहा हूं आपसे। भाषण। जब आप भाषण देते हो आपके मुंह से क्या निकलता है? शब्द या जब आप भाषण देते हो यानी मुंह से कुछ बोलते हो, मुंह से क्या निकलता है? ये निकलता है, ये निकलता है। कॉमन सेंस। अरे शब्द निकलने से कैसे होगा? आपके मुंह से, अरे अगले को समझाना है ना, खाली शब्द बोलने से कैसे काम चलेगा? हमारे मुंह से वाक्य निकलते। वाक्य बनते हैं किससे? शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं हम लोग। इतना तो हम लोग बचपन से जानते हैं। और इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? पार्ट्स, टुकड़े, भाग। अब अगर मैं लिखूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषण के टुकड़े, यानी किसके टुकड़े? वाक्य के टुकड़े। तो वाक्य के टुकड़े कौन होते हैं? अरे वाक्य का टुकड़ा किसको कहा जाएगा? अरे प्रत्येक शब्द एक टुकड़ा है ना उसका। अब देखो, किसी भी वाक्य का प्रत्येक शब्द या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या वर्ब होगा या कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या इंटरजेक्शन। किसी भी वाक्य का पहला शब्द से लेकर अंतिम शब्द, प्रत्येक शब्द, इनमें से कोई एक होना जरूरी है, आवश्यक। कितने हैं टोटल? 8 है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ये 8 में से 4.5 फिक्स्ड है, जितने होने चाहिए उतने। तो 4.5 अगर फिक्स्ड है तो अनगिनत कितने हो गए? 3.5। ये 4.5 फिक्स्ड कौन है? पहले उस पर आते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, इतना तो जानते हैं। कौन कौन? सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य वर्ब। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो फिक्स्ड है वो है सारे प्रोनाउंस, सारे कंजंक्शंस, सारे प्रेपोजिशंस, सारे इंटरजेक्शंस। 4 आ गए। आधा कौन है जो फिक्स्ड है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आप उस पेज पर आइए जरा। एक साइड में ये सारे लिखे होंगे, ये सारे ऑल द कंजंक्शंस देखिए है वहां पे। सारे कंजंक्शंस दिख रहे हैं हमें। तो मैं बोलूं कि वहां पर 85 कंजंक्शंस है टोटल। ऊपर में 7 है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, 7। उसके नीचे देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस होगा, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, तथा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन। 7 + 6 13। और नीचे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टोटल 72 है। 85 हो गए। पूरे अंग्रेजी भाषा में टोटल 85 कंजंक्शन है। 86वां का इजाद नहीं हुआ है। और अंग्रेजी भाषा है, समसामयिकी नहीं है कि रोज बदलेगा। 10,000 साल पहले भी 85 कंजंक्शन था, आज से 2000 साल बाद भी 85 कंजंक्शन होगा। ठीक है। नाउ पेज को उल्टी करिए, पीछे करिए। सारे प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं वहां पे। सारे के सारे प्रोनाउंस दिख रहे हैं वहां पे। प्रोनाउंस पक्का? और मेरे ख्याल से सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होगा वहां पे, राइट? अब देखो,
कंजंक्शंस हैं आपके पास, प्रेपोजिशंस हैं आपके पास, प्रोनाउंस हैं आपके पास, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके पास, लेकिन इस पेज में इंटरजेक्शन जो फिक्स्ड है वो नहीं लिखा हुआ। उसका कारण क्या है? आइए कॉपी में आइए, आपने एडजेक्टिव फ्रेज का हेडिंग लगाया था। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, बात की बात है। वहां पर नोट नंबर 1 लगाइए, पहले सूचना नंबर 1। एडजेक्टिव फ्रेज के हेडिंग के नीचे नोट 1, सूचना नंबर 1 में लिखेंगे कि किसी भी शब्द के ठीक बाद, किसी भी शब्द के ठीक बाद, इमीडिएटली आफ्टर एनी वर्ड, किसी भी शब्द के, आपने क्या लिखा है, बाद की ठीक बाद, दोनों में फर्क है? बाद में और ठीक बाद में फर्क है कि नहीं है? थोड़ा फर्क है कि पूरा फर्क है? पूरा का पूरा फर्क है। हम लोग लिख रहे हैं किसी भी शब्द के ठीक बाद, यदि, यदि के बाद आप इसको लिखें, यदि यह हो, इसको हिंदी में आप अचरज का चिन्ह कहते हो। अचरज का चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला चिन्ह। तो आगे लिखते हैं किसी भी शब्द के ठीक बाद यदि एक्सक्लेमेशन मार्क हो तब उस शब्द को, तब उस शब्द को ये कहते हैं, यह 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी यह कहते हैं। तब उस शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर? सो I'm writing 2 sentences, मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं, आप मत लिखना, मेरी तब देखो। He and let's say he and I welcome them। कुछ वर्ड लिखिए, आप नहीं तब देखो। एक वाक्य मैंने लिखा, उसमें एक शब्द है वेलकम। वाक्य नंबर 2 देखिए, फिर से लिख रहे हैं वेलकम। We were waiting for you. We were waiting for you. आपको समझाने के लिए मैंने सेम शब्द रखा है, आप देखो इधर। पहले वाक्य में वेलकम शब्द है, दूसरे वाक्य में वेलकम शब्द, लेकिन दूसरे वाक्य में वेलकम शब्द के ठीक बाद अचरज का चिन्ह है। तो दूसरे वाक्य का जो वेलकम शब्द है इंटरजेक्शन होगा, लेकिन वही वेलकम शब्द इस वाक्य में इंटरजेक्शन नहीं है। क्या है वो, बात की बात। तो इंटरजेक्शन की पहचान हो गई। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के अखबार में ये वाला वाक्य लिखा हुआ था, बोलिए हाँ कि ना, लिखा हुआ था। तो हाउडी शब्द का अर्थ सोचो नहीं आता है हमें, लेकिन चूंकि इस शब्द के ठीक बाद ईश्वर की दी गई आंखों से अचरज का चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, तो इस शब्द को आंख मूंद कर इंटरजेक्शन बोलने में कोई तकलीफ? क्लियर हो? आज पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं टोटल? 8 में से 4.5 जो फिक्स्ड हैं, कौन कौन है? सारे कंजंक्शंस, सारे प्रेपोजिशंस, सारे प्रोनाउंस, सारे हेल्पिंग वर्ब्स, और अभी अभी हमारे पास बरामद हो गया 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान, इंटरजेक्शंस। राइट? 3.5 जो अनगिनत है वो कौन है? नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और मेन वर्ब्स। अरे हेल्पिंग वर्ब है ना हमारे उस पन्ने पर, हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स्ड है, मुख्य वर्ब अनगिनत है। मैं आपको
ये जो 3.5 है ना, ये मैं आपको अगले 3-4 क्लासेस में खोजना सिखाऊंगा। शब्दों का अर्थ समझ में आए या अनगिनत है नाउन, मैं आपको नाउन खोजना सिखाऊंगा, अर्थ समझ में आए या। मेरे साथ ये नहीं बोलना नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी 10 किलो का हाइड्रोजन बम सर पे गिरने वाला है 2-3 दिन में, तो पहले वी शुड अनलर्न जो भी हमने सीखा है ना स्कूल में अभी तक, हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, उसको पहले दिमाग से हटवाएंगे। उसके बाद आपको उसके अंदर में वो चीज डालेंगे जिसके सहारे आप अंग्रेजी मीडियम वालों के साथ टक्कर लेने की हिम्मत हुआ। तो वो कार्य में शुरू हमारा कैसे हुआ? किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं, 5 में से एक चीज का होना आवश्यक है। वो चीज कौन है? वर्ब। वर्ब होगा, बाकी 4 हो चाहे नहीं। उसके बाद मैंने आपको एडजेक्टिव फ्रेज का हेडिंग लगवाया। एडजेक्टिव फ्रेज अभी तक खोजना नहीं सीखे, तो अभी हमने बात किया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4.5 फिक्स्ड है जो उस पन्ने पर आपके पास है, और बाकी 3.5 खोजना सिखाऊं। चलिए, जो खोजना सिखाएंगे आगे की बात है, भूल जाइए अभी फिलहाल इसको। नाउ आपको अब मैं 5 में से पहला चीज का नाम क्या था? एडजेक्टिव फ्रेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे आज से? एपी। आपको मैं ये खोजना सिखा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना, ठीक है? इसको खोजने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? कंजंक्शंस और हेल्पिंग वर्ब्स की। कंजंक्शन वाले पेज पर आ जाइए कृपया, और कलम से मैं को टिक मार्क करवाऊंगा आपको। जरा पहले ना आप उसको टिक मार्क कर लें। 50 नंबर 5050 क्या दिख रहा है? 50 में कौन सा कंजंक्शन दिख रहा है? आप उसको कृपया टिक मार्क करिए। 50 के बाद 53 क्या दिख रहा है? हु। 53 के बाद 55 55। 55 के बाद 57। 57 के बाद 59। 59 के बाद 61। 61 के बाद 63। 63 के बाद 65। और हाँ ठीक है, कितने कितने आपने टिक मार्क करे? 8 है। लास्ट 67। अब वहां क्या दिख रहा है? मैं मुंह से कह रहा हूं, आप चेक कर लेना। THAT दैट दिख रहा है? हु, वॉट, वेयर, वाई, विच, व्हेन, हुज, हुम, यही 9 है ना? दैट है, और 8 W वाले शब्द हैं। यहां पर क्या मैंने टिक मार्क करवाया? दैट को मैंने टिक मार्क करवाया, प्लस 8 W वाले शब्द मैंने टिक मार्क करवाया आपसे। टोटल कितने शब्द हैं? 9 है। एडजेक्टिव फ्रेज की परिभाषा को पहले लिखिए कॉपी में, उसके बाद जो परिभाषा लिखेंगे उसको सीधे हिंदू में अप्लाई करेंगे और खोज के निकालेंगे। आप लिखिए THAT दैट ऑब्लिक, ऐसे लिखते चले जाइए। 9 के 9 को लिखते हैं। दैट, हु, व्हाट, वेयर, why, which, when, whose तथा whom। 9 के 9 लिख लीजिए, थोड़ा मेहनत करके। कल के डेट में कॉपी देखिएगा, तुरंत याद आएगी। के ठीक बाद, यानी इन शब्दों के ठीक बाद, मैंने बाद नहीं लिखवाया है, मैंने ठीक बाद लिखवाया है ना। दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम के ठीक बाद यदि कोई वर्ब हो, यदि कोई वर्ब हो, और यदि कोई वर्ब हो लिखकर वहां पर ये डाल दीजिए, इसको लगा दीजिए, एक ब्रैकेट लगा दीजिए। यदि कोई वर्ब हो लिखकर एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हो या मुख्य वर्ब हो, ब्रैकेट बंद। सहायक वर्ब हो या मुख्य वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कुछ भी लिखे, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सहायक वर्ब हो या मुख्य वर्ब हो, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तब ब्रैकेट के बाद लिखते हैं तब इन 9 शब्दों से
तब इन 9 शब्दों से उस वाक्य में एक भाग शुरू होता है। तब इन 9 शब्दों से उस वाक्य में एक भाग शुरू होता है जिसे जिसे एडजेक्टिव फ्रेज या एपी जिसे एडजेक्टिव फ्रेज या एपी कहते हैं। तथा इस वर्ब के बाद तथा इस वर्ब के बाद तथा इस वर्ब के बाद जो पहला और जो पहला के बाद हम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं आप इसको लिखिए, बाद में समझते हैं। जो पहला ये जो पहला कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या जो पहला कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या एक और वर्ब या फुल स्टॉप हो, जो पहला कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या एक और वर्ब या फुल स्टॉप हो, उसके ठीक पहले वाले शब्द तक, उसके ठीक पहले वाले शब्द तक एपी होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एपी होगा। उसके ठीक पहले वाले शब्द तक एपी होगा। कुछ समझने की जरूरत नहीं, सब समझेंगे अभी, रुक जाइए। हम लोगों ने किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें हैं। 5 में से पहला चीज एडजेक्टिव फ्रेज की हमने सिर्फ परिभाषा लिखी है। अभी समझते हैं इसको। समझने से पहले कुछ मत लिखेंगे, मेरी तब देखिए। These morons were instigating us he was talking on his cell phone, instigating him। कुछ मत लिखे, मेरी तब देखिए, पर इंपॉर्टेंट है। इस वाक्य में वह हेल्पिंग वर्ब है। अरे है ना, सारे हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, देखकर बात करेंगे तो बेहतर होगी। ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स के लिस्ट पर आइए, उसमें देखिए WERE वो है। अब मेरी तब देखिए, अच्छा WAS वॉस भी होगा, चेक कर लीजिए। वॉस भी हेल्पिंग वर्ब है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देंगे। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है वॉस, और इसमें वो। नाउ ये वाला शब्द इस वाक्य में है, और वही वाला शब्द मैंने जानबूझकर इस वाक्य में भी लिखा है। ठीक है, ये 2 वाक्य अब मत लिखो, आप लिखो नोट नंबर 2 लगाइए परिभाषा के नीचे। एडजेक्टिव फ्रेज की परिभाषा को समझने से पहले नोट नंबर 2 लगाते हैं। नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शब्द है, किसी भी सहायक वर्ब, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शब्द है,
उस शब्द के अंत में यदि, उस शब्द के अंत में यदि, यदि के बाद ना आप इसको लिखिए, यदि उस शब्द के अंत में यदि आईएनजी या ईडी लगा हो, तब ये आईएनजी, तब ये आईएनजी ऑब्लिक ईडी वाला शब्द, तब ये आईएनजी ऑब्लिक ईडी वाला शब्द मुख्य वर्ब होगा। तब ये आईएनजी या ईडी वाला शब्द मेन वर्ब, मुख्य वर्ब होगा। तथा इस हेल्पिंग वर्ब तथा मुख्य वर्ब की इकाई को, तथा इस हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब की इकाई को, तथा इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की इकाई को उस वाक्य का वर्ब कहना है या बोला जाता है, कुछ भी लिखें। हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब की इकाई को, द यूनिट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब की इकाई को उस वाक्य का क्या कहा जाता है? उस वाक्य का वर्ब कहा जाता है। अब आप लोग मेरी तरफ देखें, हम लोगों ने क्या लिखा है वहां पे, एक बार रीडिंग लगाते हैं वहां, एक बार रीडिंग लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ एक बात बताइए आगे बढ़ने से पहले, अंग्रेजी भाषा में जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपके पास है, हाँ या ना? सारे हैं? तो हमारी ये भाषा समझ में आ रही है? हमने क्या लिखा है, इसकी रीडिंग लगाते हैं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शब्द है उसके अंत में यदि ईश्वर की दी गई आंखों से क्या दिखे, ये दोनों में से कोई एक दिखे, तो आगे पढ़ते हैं, तब या आईएनजी ईडी वाला शब्द ही उस वाक्य का मेन वर्ब होगा और उस हेल्पिंग वर्ब और उस मेन वर्ब की इकाई को उस वाक्य का क्या बोलेंगे? क्लियर? इसमें शब्दों की अर्थ जानने की तो जरूरत है नहीं। मैं तब देखो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शब्द है उसके अंत में आईएनजी या ईडी लगा हो, किसी भी सहायक वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शब्द है उसके अंत में आईएनजी या ईडी लगा हो, तो वो शब्द उस वाक्य का मुख्य वर्ब होगा। अब अगर मैं पूछूं कि इस वाक्य का वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये मुख्य वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब इस इकाई को उस वाक्य का वर्ब बोले। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस वाक्य का वर्ब कौन है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सिर्फ वॉज नहीं, सिर्फ टॉकिंग नहीं। अगर मैं पूछूं कि इस वाक्य का वर्ब कौन है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वॉज टॉकिंग। पूरी इकाई को वाक्य का वर्ब बोले। नॉट क्लियर? क्लियर? नॉट क्लियर? पक्का? इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। आप मैं तब देखें, कुछ मत लिखें, मैं तब देखें। She might be corroded in her ethics। कुछ मत लिखिए, शब्द का अर्थ समझ में आए चाहे नहीं है, आप देखकर बात करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट पर आइए, हेल्पिंग वर्ब वाला जो लिस्ट है उस पर आइए, ये दोनों है उसमें खोज के निकालिए। देखकर बात करना बेहतर है। आज पहला क्लास है, 0 लेवल है, इसलिए देखकर बात कर रहे हैं। माइट और बीईबी सहायक वर्ब के लिस्ट में है या नहीं? अब मैं तब देखिए, सहायक वर्ब के साथ जो शब्द है उसके अंत में यदि क्या हो, आईएनजी या ईडी हो, तो वो आईएनजी और ईडी वाला शब्द उस वाक्य का मेन वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब तथा मुख्य वर्ब की इस पूरी इकाई को उस वाक्य का
नॉट क्लियर? क्लियर? अब एक और बात करते हैं, कुछ मत लिखना, मैं तब देखो। These jackals have been meandering in the woods, rampaging the other animals। नहीं तब देखो आप, सहायक वर्ब है, यह भी सहायक वर्ब है, हा या ना? मुख्य वर्ब होगा, और इस वाक्य का वर्ब कौन है? पूरा बोलना पड़ेगा। अब एक नया चीज सीखते हैं। इस शब्द का सोचिए अर्थ नहीं आता है, सोचो नहीं आता अर्थ। शब्द के अंत में क्या दिख रहा है? आंजी दिख रहा है? पहले लिखिए, नोट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज का क्लास, कल का क्लास, मतलब इसके अगले वाला सेशन, ये वाला सेशन आपके पूरे अगले 3 महीने के लिए गजब का इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक क्लास में आज का क्लास और कल अगले वाले सेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान दे, दिमाग के अंदर घुसे रहने। नाउ नोट नंबर 3 लिखते हैं, उसके नीचे नोट नंबर 3 में लिखेंगे कि किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि, किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि, किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब या सहायक वर्ब, कुछ भी लिखे, किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, नहीं शब्द को ना आप कृपया अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 महीना बाद भी नोट्स देखिएगा, याद आएगी। अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा, एक बार रीडिंग करते हैं। किसी भी कौन वाला शब्द, किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि क्या नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तब उस वाक्य में, तब उस वाक्य में, तब उस वाक्य में वह आईएनजी वाला शब्द, तब उस वाक्य में वह आईएनजी वाला शब्द वर्ब का कार्य नहीं कर रहा होगा। नहीं को फिर से अंडरलाइन, तब उस वाक्य में वह आईएनजी वाला शब्द वर्ब का कार्य नहीं कर रहा होगा। नहीं कर रहा, किसका कार्य कर रहा होगा, बात की बात है। वो जिरंड होगा, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा, भूल जाइए। किसका कार्य करेगा उससे मतलब नहीं। आज वाले सेशन में वो किसका कार्य नहीं करेगा, बस उसी में हमें अपने आप को सीमित रखनी है आज के क्लास के अनुसार, ठीक है? एक बार रीडिंग लगाते हैं। किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि क्या नहीं हो, सहायक वर्ब नहीं हो। अच्छा, सारे सहायक वर्ब है हमारे पास, नो बहानेबाजी, देखकर बोल सकते हैं ना। तो हमने लिखा है किसी भी आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तब उस वाक्य में वह आईएनजी वाला शब्द कम से कम किसका कार्य नहीं करेगा, का कार्य नहीं। मैं तब देखिए, अर्थ समझ में आए चाहे नहीं आए, आंखों से आईएनजी वाला शब्द दिखना चाहिए। आईएनजी वाले शब्द के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं, यह शब्द क्या है मालूम नहीं, कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। सारा हेल्पिंग वर्ब है ना हमारे पास, देखकर बात कर सकते हैं ना, क्या आईएनजी वाले शब्द के पहले वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो इस वाक्य में आईएनजी वाले शब्द के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कोई पूछे आज कि ये क्या है, ये क्या है मालूम नहीं, कम से कम इतना बोल सकते हैं कि रैम्पेजिंग शब्द इस वाक्य में कम से कम वर्ब का कार्य है, तो क्लियर। लेकिन एक और आईएनजी वाला शब्द है, उसके पहले तो सहायक वर्ब है, या तो नोट नंबर 2 लागू हो जाएगा। नोट नंबर 2 में हमने क्या लिखा है, हाथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आईएनजी या ईडी वाला शब्द हो, तो वही आईएनजी ईडी वाला शब्द मुख्य वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य वर्ब की इकाई को वर्ब बोले, तो वही आईएनजी वाला शब्द यहां पर वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन वही आईएनजी वाला शब्द इसी वाक्य में
कम से कम वर्ब का कार्य है, तो यू टेल मी दिस इज क्लियर नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हमको एक बात बताओ, एडजेक्टिव फ्रेज वाली परिभाषा पर आइए। एडजेक्टिव फ्रेज वाला जो परिभाषा है नोट नंबर 1 के नीचे, उसका एक रीडिंग लगाते हैं। THAT दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, वेयर, हुज, whom के बाद की ठीक बात, के ठीक बात यदि क्या हो, वर्ब हो, तब ऐसे वाक्यों में उन 9 शब्दों से, 9 शब्द मतलब कौन 9 शब्द? वही दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, वेयर, हुज, whom। तब इन वाक्यों में उन 9 शब्दों से एक भाग शुरू होता है जिसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, तथा उस वर्ब के बाद जो पहला, 4 में से जो पहला हो, प्रेपोजिशन हो या कंजंक्शन हो या एक और वर्ब हो या फुल स्टॉप हो, 4 में से जो पहला हो, उसके ठीक पहले जो शब्द है वहीं तक एपी होगा। यही लिखा हुआ है ना? यही लिखा हुआ है। मैं तब देखो, कुछ मत लिखना, अभी हिंदू में जाएंगे। मैं तब देखो, they were exploring this area that was superseded by the enemies। कुछ मत लिखे, मैं तब देखो, शब्दों का अर्थ समझ में आए या ना आए। उन 9 शब्दों में से कोई एक शब्द है इस वाक्य में, उन 9 शब्दों से कोई एक शब्द है इस वाक्य में, दैट है। एडजेक्टिव फ्रेज के परिभाषा में THAT दैट है कि नहीं है? अरे है ना, जो कॉपी में हमने लिखा है परिभाषा। दैट के ठीक बाद वर्ब है। इस वाक्य में दैट के ठीक बाद वर्ब है, हां या ना? कौन? अभी अभी क्या बात किए थे? यहां वर्ब, दैट के ठीक बाद मैंने पूछा वर्ब है, आपने बोला है, तो मैंने बोला कौन है, तो सिर्फ वॉज बोलने से तो काम चलेगा नहीं। सहायक वर्ब के साथ जो शब्द है उसमें ING या ED लगा हुआ है, तो इस पूरी इकाई को बोलेंगे वर्ब दैट के ठीक बाद वाला। नहीं समझे? क्लियर है? कुछ मत लिखना, मैं तब देखो। वाक्य नंबर 2 लिखते हैं, राम हु इज इन हियर has a specific problem। 9 शब्दों में से कौन सा शब्द है इसमें? हु के ठीक बाद वाला शब्द वर्ब है कि नहीं, पहले बताओ। ISS सहायक वर्ब है, चेक करिए, देखकर बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में ISS है या नहीं? 100% है। इधर देखिए, हु के ठीक बाद ISS है। इस क्या है, सहायक वर्ब है कि मुख्य वर्ब है? सहायक वर्ब है, लेकिन यहां पर सहायक वर्ब के साथ ING या ED वाला शब्द नहीं है। इस वाक्य में सहायक वर्ब के साथ ED वाला शब्द था, यानी यहां पर वर्ब सहायक और मुख्य की इकाई थी, सहायक वर्ब और मुख्य वर्ब की इकाई थी। इस यहां पर सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकेले है, यानी हेल्पिंग वर्ब अकेले भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब मुख्य वर्ब के साथ भी हो सकता है। क्लियर? परिभाषा को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज की परिभाषा को पहला वाला भाग पढ़ते हैं, मेरे साथ रहना। वो 9 शब्द दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हुज, whom के बाद की ठीक बात, के ठीक बाद यदि कोई वर्ब हो, तो ऐसे वाक्य में 9 शब्दों से एक भाग शुरू होता है जिसको एपी कहते हैं। आगे मत पढ़िए, यहां तक ठीक है? यानी इन दोनों वाक्यों में दैट के ठीक बाद वर्ब है, यहां हु के ठीक बाद वर्ब है, तो इन दोनों वाक्यों में दैट से और हु से एक भाग शुरू होगा जिसको एपी बोलते हैं। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर? अब अगर एपी दैट से शुरू हो रहा है, एपी इस वाक्य में हु से शुरू हो रहा है, तो खत्म होगा तो सही कहीं ना कहीं। आगे पढ़ते, तथा इस वर्ब के बाद 4 में से जो पहला दिखे, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या एक और वर्ब या फुल स्टॉप,
ये चार में से जो पहले दिखेगा उसके ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वहीं तक एपी होगा। यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। अब मुझे आप लोग बताइए, सारा कंजक्शन सारा प्रेपोजिशन आपके पास है या नहीं है? तो उसको देखकर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब मैं ही तब देखो, आप दैट के ठीक बाद वर्ब था तो दैट से एपी चालू होगा। अब हमें देखना है इस वर्ब के बाद ये चारों में से कौन पहले आ रहा है। कंजंक्शन पहले आ रहा है कि या एक और क्या वर्ब आ रहा है, या पहले फुल स्टॉप आ रहा है? जो पहले आएगा रुक जाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं चारों में से कौन पहले आ रहा है, मेरे साथ रहे। दैट के ठीक बाद अगर वर्ब हो तो दैट से एपी चालू। वर्ब के बाद ये चारों में से कौन पहले है, तो बाई है। देखिए बाई प्रेपोजिशन के लिस्ट में खोजिए, बी वाई बाई को देखकर बात करेंगे भाई साहब। प्रेपोजिशन के लिस्ट में, प्रेपोजिशन के लिस्ट में, प्रेपोजिशन के लिस्ट में, कंजंक्शन के लिस्ट में नहीं। पेज को उल्टा करिए, कंजंक्शन के पीछे प्रेपोजिशन के लिस्ट में बी वाई बाई है कि नहीं है? 100% है। तो इस वाक्य में, इस वाक्य में इस वर्ब के बाद ये चारों में से कौन पहले आया? प्रेपोजिशन पहले आया, तो जो पहले आया उसके ठीक पहले वाला शब्द कौन है? सुपरसीडेड है। वहीं पर रुक जाएंगे, दैट से सुपरसीडेड तक इस भाग को, इस वाक्य का एपी पुकार। ठीक है, इस वाक्य को देखिए, हु के साथ इज है, हु के ठीक बाद वर्ब है तो हु से एपी चालू। खत्म कहां होगा देखते हैं, इसके बाद चारों में से कौन पहले आया? चेक करिए प्रेपोजिशन के लिस्ट में, देखकर बात करना बेहतर है, आज पहला क्लास है। आई एन इन प्रेपोजिशन है, हाँ या ना? प्रेपोजिशन के लिस्ट में आई एन इन है कि नहीं है? मिला? देखकर बात करेंगे, प्रेपोजिशन के लिस्ट में आई एन इन है या नहीं? पक्का है? तो इस वाक्य में भी पहले कंजक्शन नहीं आया, पहले एक और वर्ब नहीं आया, पहले फुल स्टॉप नहीं आया, पहले क्या आया? प्रेपोजिशन आया। जो पहले आएगा उसके ठीक पहले वाला शब्द कौन है? इसे वहीं तक वाक्य का एपी हो। हिंदू अखबार में भी अभी जाएंगे खोजने के लिए। क्लियर है? अब देखो, अब आपको एक और वेरिएशन दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग जो सीख रहे हैं ना, इसको सीधे हिंदू अखबार के एडिटोरियल में लागू करके एडजेक्टिव फ्रेज एपी को खोजना हम लोग सीखेंगे। एक और वाक्य कर लेते हैं। What has been done does not augurs well। इस वाक्य को गौर से देखिए। सबसे पहले वो 9 शब्दों में से कौन सा शब्द है इस वाक्य में? वॉट है। वॉट के ठीक बाद वर्ब है कि नहीं? इस वाक्य में वॉट के ठीक बाद वर्ब है, या तो हां या तो ना, तीसरा विकल्प तो है नहीं। पक्का वर्ब है। हैज बीन डन पूरा वर्ब की इकाई है, अरे है ना। सहायक वर्ब प्लस मुख्य वर्ब, सहायक वर्ब के लिस्ट में चेक करिए हैज और बीन। सहायक वर्ब के लिस्ट में HAS हैज BEEN बीन, ईश्वर की दी गई आंखों से देख लेते हैं पहले, है कि नहीं है? है ना। तो एपी चालू होगा वॉट से। अरे वॉट के ठीक बाद वर्ब होगा तो वॉट से एपी चालू होगा कि नहीं होगा? अब इस वर्ब के बाद जो पहला क्या कंजंक्शन या प्रेपोजिशन है, एक और वर्ब या फुल स्टॉप आए, वर्ब हैज बीन डन तक इकाई है। वॉट के ठीक बाद वर्ब दिख गया हमको, दिख गया। वर्ब के बाद कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एक और वर्ब या फुल स्टॉप, चारों में से कौन पहले आ रहा है देखते हैं। तो वर्ब के ठीक बाद वाला शब्द है डस। डस को चेक करिए हेल्पिंग वर्ब में है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब में, सहायक वर्ब में DOES डस है। तो पहले क्या आया? पहले कंजंक्शन नहीं आया, पहले प्रेपोजिशन नहीं आया, फुल स्टॉप नहीं आया, पहले एक और वर्ब आ गया। तो चारों में से जो पहले आएगा उसके ठीक पहले वाला शब्द तक वाक्य का
नॉट क्लियर? कुछ शब्द है जो कॉमन है, जैसे डी और डू है, तो डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। हम लोग जब मुख्य वर्ब का अध्ययन करेंगे, ये तो चलो कॉमन शब्द है, डू डिड डन तो कॉमन शब्द है, कोई वर्ब का समझ में आए चाहे नहीं है, उसका V2 V3 सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग को गठन करना सीखें। तो इसलिए ये तो चलो कॉमन शब्द है। कुछ शब्द है जिसमें ईडी आईएनजी नहीं लगा हुआ, फिर भी वो वर्ब होगा, लेकिन वो इरेगुलर वर्ब में आता है, वो फिक्स है 198, वो फोटोकॉपी आपके पास आए, अभी दिमाग से उसको हटाइए, ठीक है। अभी फिलहाल एडजेक्टिव फ्रेज को खोजना सीखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज की परिभाषा पर आइए, एक बार रीडिंग लगाते हैं। 50-60 हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको इकाई में लेंगे, वर्ग की इकाई। अब मैक्सिमम 3 होता है, 3 से अधिक इंग्लिश में होता नहीं है। ये हम लोग सहायक वर्ग के अध्ययन में सीखेंगे और टेंस के अध्ययन में सीखेंगे, टेंस का, काल का जब हम लोग अध्ययन करें। फिलहाल हम लोग अपने आप को सीमित किस पे रखें? ईश्वर की दी गई आंखों से दैट और 8 W वाले शब्द के ठीक बाद अगर वर्ब हो, एक बार रीडिंग लगाते हैं परिभाषा। दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम के बाद के ठीक बाद, इन शब्दों के बाद की ठीक बाद के ठीक बाद यदि क्या हो तो वर्ब का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब अकेले हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मुख्य वर्ब भी हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। तब ऐसे वाक्यों में इन शब्दों से, इन 9 शब्दों से एक भाग शुरू होता है जिसको एपी कहते हैं, तथा इस वर्ब के बाद जो पहला कंजंक्शन या प्रपोजिशन, एक और वर्ब या फुल स्टॉप होए, उसके ठीक पहले वाले शब्द तक एपी, ये लिखा है हमने। मैंने अपने स्तर पर 2-3 एग्जांपल में आपको सिखाया। हिंदू वाले एडिटोरियल पर आइए, उसी पन्ने के सबसे नीचे एक हिंदू का एडिटोरियल होगा, या सुनो। अब अगले सेक्शन में बैठने से पहले आपको एक गृह कार्य, होमवर्क दे सकता हूं, करके आएंगे। कुछ मत करना, सिर्फ उस हिंदू के एडिटोरियल में दैट और 8 W वाले शब्द अगर है तो उसको अंडरलाइन करके आना। नहीं समझे? क्या करना है? उस हिंदू के एडिटोरियल में दैट और हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम, जहां भी दिखे उसको अंडरलाइन करके आइए। अगले सेशन में वहीं पर आपको एपी खोजना पहले सिखाएंगे। हमने जो सीखा है उसको वहां पे लागू करेंगे और उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज और सब्जेक्ट वर्ब, जो भी 5 चीजें उसको खोजने के लिए कक्षा को आगे बढ़ाएंगे इसके अगले सेशन। क्या क्लियर है? और ऑनलाइन वाले एक चीज बता देता हूं, ये खासम खास ऑनलाइन वालों के लिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट करंट अफेयर्स। अंग्रेजी एक भाषा है, समसामयिकी नहीं है। तो इसलिए ये जो क्लास नंबर 1 है, 10 साल बाद भी क्लास नंबर 1 ही रहेगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफी से भरा हुआ ये सवाल हमारे पास फोन करके बच्चे पूछते हैं कि नया क्लास नहीं मिलेगा। नया इकोनॉमिक्स में होता है, ज्योग्राफी में होता है, भाषा में नहीं होती। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज 1000 साल पहले जो था 1000 साल बाद भी वही रहेगा। इसे दिमाग से निकाल दीजिए, इत्मीनान से पढ़ाई करिए। हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, ये सब फालतू बकवास की तरफ ना ध्यान दें तो बेहतर है ना। ओके, सो आई गिवन यू होमवर्क, आपको मैंने गृह कार्य दिया है, तो मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं आपसे, आप उसको करके आइए, मजा आ जाएगा। प्रेशर होगा, डोंट वरी अबाउट द प्रेशर। लक्ष्य क्या है? 10 साल की पढ़ाई को 3 महीना में करना है, अंग्रेजी मीडियम वालों के साथ टक्कर लेने के लिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।